Hello everyone. Hope all of you are fine. Okay. Now, what we are going to read about today? Today, we'll study about the making of Germany and Italy, part 1. Okay. Germany, can the army be the architect of a nation, and Italy unified will be the topics. The making of Germany. This is the unification of Germany that was held at what period? 1866 to 71. Okay. तो एक पूरा जर्मनी नेशन जो था यूनिफाई हुआ था. ओके. एंड द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, दिस इज़ द इटली. ओके. किस तरह से आप देख रहे हो फ्रेगमेंट्स थे और इसके बाद ये सब जो है किन किन के वजह से एक यूनिफिकेशन इटली में हुई. राइट. लेट्स स्टार्ट विद द जर्मनी. कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? क्या आर्मी जो है वो एक नेशन की आर्किटेक्ट हो सकती है, नेशन को बना सकती है? राइट. सो दिस इज द कैरिकेचर, राइट, ऑफ ओटो वॉन बिस्मार्क इन द जर्मन राइक्सटैग. वहाँ की पार्लियामेंट जो थी जर्मन की. राइट. तो ये पिक्चर जो है एक कैरिकेचर है फ्रॉम फिगारो, वियना, एंड 5 मार्च 1870 के पीरियड की है ये. राइट. आफ्टर 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. डेमोक्रेसी रेवोल्यूशन का जो एसोसिएशन से ये जो हमारी हम देख रहे हैं नेशनलिज्म, ये थोड़ा मूव अवे हो गई. ठीक है. सो इसमें हम देख रहे हैं नेशनलिस्ट सेंटिमेंट वर ऑफन मोबिलाइज्ड, क्योंकि जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स होते थे इनका यूज़ कौन कर रहे थे? कंजर्वेटिव्स. क्यों कर रहे थे? किस लिए कर रहे थे? प्रमोटिंग स्टेट पावर. ठीक है. अपने स्टेट पावर को प्रमोट करने के लिए और अचीव पॉलिटिकल डोमिनेशन, यूरोप में पूरा पॉलिटिकल डोमिनेशन को अचीव करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे. नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का, जो ये राष्ट्रीयता की भावना होती है ना, उसका इस्तेमाल कर रहे थे. तो इस तरह से धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये मूव अवे हो गया. राइट. सो दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट. ठीक है. तो हम देख सकते हैं, आप देखिए नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो थी दे वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन. जो मिडिल क्लास के जर्मन्स थे, जो लोग थे, ठीक है, उनमें ये जो थी ये फीलिंग्स, जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी, ये वाइड स्प्रेड थी. राइट. तो हम ये देख रहे हैं कि आप देखिए मिडिल क्लास जर्मन ने क्या किया था. 1848 में उन्होंने डिफरेंट रीजन, जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था ना, जर्मन कॉन्फेडरेशन मीन्स जो लीग ऑफ स्टेट था जर्मन्स का. ठीक है. तो वो अलग अलग जो रीजन्स थे उनको चाहते थे जोड़ें. ठीक है. और उसे नेशन स्टेट में उसको कन्वर्ट करें, और जो कि गवर्न होगा बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट. ठीक है. इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा जो गवर्न होगा. लेकिन जो उनकी लिबरल इनिशिएटिव्स टू नेशन बिल्डिंग था, ये रिप्रेस हो गया, रिप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया. राइट. किसने दबाया? एंड सपोर्टेड बाय रिप्रेस कर दिया गया बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की. तो ये जो मोनार्की थे, राजा महाराजा थे, इन्होंने इकट्ठे मिलके उनकी इस नेशन बिल्डिंग की भावना जो थी, इनिशिएटिव था, उसको रिप्रेस कर दिया, दबा दिया. और मिलिट्री भी साथ में होगी, मोनार्की और मिलिट्री. ठीक है. और इनको सपोर्ट कौन कर रहा था? लार्ज लैंड ऑनर्स ऑफ प्रशा. राइट. जिनको जंकर्स भी कहा जाता था. ओके. तो अब देखिए उसके बाद प्रशा ने लीडरशिप, जो कमान थी, ठीक है, नेशनल यूनिफिकेशन की, वो अपने हाथ में ली. ठीक है. कि हम जो हैं जो जर्मनी है उसको क्या करेंगे? एक यूनिफाइड नेशन बनाएंगे. राइट. सो इसमें देखिए चीफ मिनिस्टर थे ओटो वॉन बिस्मार्क. कैन सी द पिक्चर. ठीक है. ये ओटो वॉन बिस्मार्क हैं, ये चीफ मिनिस्टर थे. ठीक है. ध्यान से याद रखिएगा इनका नेम. तो ये थे आर्किटेक्ट इस प्रोसेस के. ठीक है. इन्होंने क्या कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी. इनकी मदद से जर्मन नेशन बनाया. राइट. सो हम देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी. प्रशा आपने देखा
ठीक है, ऑस्ट्रिया आपको यहाँ पे मिलेगा, दिस इज़ द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, राइट, और ये प्रशा है। एंड यू कैन सी 3 wars ओवर 7 years, 3 वॉर, 3 अलग अलग रीजन के साथ इन्होंने लड़ाई की, ठीक है। और वो 3 रीजन कौन कौन से थे? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, ठीक है, बहुत ध्यान से रखिएगा, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। तो इन्होंने कितने साल लड़ाई की? 7 years इनके साथ। और ये जो युद्ध था इनका, ये कैसे ख़त्म हुआ? कौन जीता? प्रशियन विक्ट्री, ठीक है, जो प्रशा थे वो जीत गए। इस तरह से कंप्लीट हुआ यूनिफिकेशन का प्रोसेस, राइट। यू कैन सी हियर द पिक्चर, ठीक है। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के साथ 3 लड़ाइयाँ की, और कितने साल तक? 7 years तक, राइट। और आपको पता है पर्शिया जो था वो अल्टीमेटली जीत गया, राइट। फिर इन जनवरी 1871 ये है काइज़र विलियम I, राइट। काइज़र विलियम I को प्रोक्लेम किया गया जर्मन एम्परर, ठीक है, इन्हें जर्मन एम्परर घोषित किया गया, जो एक सेरेमनी हेल्ड हुई एट वर्साई, ठीक है, वर्साई। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर विद द एरो मार्क, ये जो एरो मार्क है यहाँ पे वर्साई है, ठीक है, यहाँ पे सेरेमनी हुई, राइट, इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स। तो ये अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, दिस इज द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर। सो द प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्साई, ठीक है, जो घोषणा थी जर्मन एम्पायर की, जो घोषणा थी ये यहाँ पे हुई, ये हॉल ऑफ मिरर्स है वर्साई में, एंटन वॉन वर्नर, ठीक है। इसमें देखिए सेंटर में काइज़र खड़े हैं और चीफ कमांडर हैं प्रशियन आर्मी के, जनरल वॉन रून, और नियर देम इज बिस्मार्क, ठीक है, इस पिक्चर में। सो दिस मॉन्यूमेंटल वर्क जो है आपका, ये 2.7 मीटर लेंथ और इंटू ब्रेथ है, ठीक है, 2.7 मीटर इंटू 2.7 मीटर। सो इतना बड़ा काम जो किया वॉज कम्प्लीटेड एंड प्रेजेंटेड बाय द आर्टिस्ट टू बिस्मार्क ऑन द लेटर्स बर्थडे, 70th बर्थडे, 70वां जन्मदिन था, तो उन्हें 1885 में, ठीक है, तो उनको गिफ्ट किया गया था, ओके, बाय एंटन वॉन वर्नर ने बिस्मार्क को ये चीज़ गिफ्ट की थी, ओके, कैन सी। सो यहाँ पे सेरेमनी हुई इन अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स में, राइट, क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज द नेशन, आप देख रहे हैं, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट पावर, ठीक है। सो द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, जो नया स्टेट बना, ठीक है, उसने जोर दिया किस पे? मॉडर्नाइजिंग, आधुनिकीकरण करने पे, किसका? द करेंसी थी जर्मन, ठीक है, इसको मॉडर्नाइज करना है। बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम, वेरी वेल नो अबाउट बैंकिंग सिस्टम, एंड लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी, ठीक है, दिस इज द लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, यू कैन easily see from this picture also, right, clear, okay। next topic is Italy unified। तो इटली जो यूनिफिकेशन हुआ, ठीक है, उसमें किस किस का रोल था? जोसेपी मैज़नी, काउंट कैमिलो डी कैवर, जोसेपी गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल टू, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। लाइक जर्मनी, जैसे जर्मनी आपने देखा कि अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था, उसके अलग अलग पार्ट्स को यूनिफाई किया गया, इसी तरह से जर्मनी में इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। तो इटली के भी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन थे, कहीं पे कोई रूल करता था, कहीं पे कोई रूल करता था, ओके। सो इटालियन आप देख रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स as well as the multinational Habsburg Empire, right? So Italy was divided into 7 states. Italy कितने parts में, कितने states में divide था? 7 states. It is clear from this picture. Different colors हैं, ये show कर रहे हैं आपको, different rulers यहाँ पे rule करते थे, clear? तो you can easily count, ठीक है, number of colors, तो 7 states में था ये, right?
सो यू कैन सी हियर सार्डिनिया पिडमोंट। जो सार्डिनिया पिडमोंट था, इट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। ठीक है, सिर्फ एक जो इटली का था जहाँ पे इटालियन प्रिंसली हाउस, ठीक है, रूल करते थे, वो था सार्डिनिया पिडमोंट। ठीक है, बाकी क्या था, नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। नॉर्थ पे कौन रूल कर रहा था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, और सेंट्रल पे रूल कर रहे थे पोप। ठीक है, पोप थे। एंड सदर्न रीजन जो था वहाँ पे बोर्बन किंग ऑफ स्पेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ पे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग थे, सेंटर पे पॉप रूल करते थे, और सदर्न रीजन बोर्बन किंग ऑफ स्पेन। बोर्बन नाम तो जानते होंगे, बिस्कुट सबने खाया होगा, राइट? ओके, सो नेक्स्ट इज इटालियन language had not acquired one common form and still had many regional and local variation। जो इटालियन लैंग्वेज थी, ठीक है, इसका भी एक कॉमन फॉर्म नहीं था, इसमें बहुत सारे रीजनल और लोकल वेरिएशंस भी थे, राइट? सो ड्यूरिंग 1830 जोसेपी मैज़िनी, ठीक है, 1830 जो ड्यूरिंग टाइम पीरियड है, इसको ध्यान रखिएगा। सो इसमें जोसेपी मैज़िनी जो थे हैड सॉट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम, राइट, फॉर यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। उन्होंने ये जो इटालियन रिपब्लिक, ठीक है, यूनाइट करने के लिए एक प्रोग्राम रखा, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम रखा। ठीक है, कब, ड्यूरिंग 1830s में, राइट? ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ भी बनाई, ठीक है, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं आई थिंक, राइट? तो उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई। इटली की बात कर रहे हैं तो यंग इटली, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ हिज गोल। अपने गोल, अपना जो उद्देश्य था उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यंग इटली बनाया, राइट? सो द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848, तो उन्होंने जो अपराइजिंग की, ठीक है, उनका फेलियर हुआ। आप देख रहे हो, एक 1831 में, दूसरा 1848 में। इट मीन्स दैट मेंटल नाउ फेल ऑन सार्डिनिया पिडमोंट अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर इमैनुअल II। अब जो सारी जिम्मेदारी थी, ठीक है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इटली को यूनिफाई करने की थ्रू वॉर्स, ठीक है, चाहे वो लड़ाई के ज़रिए हो, कैसे भी, अब ये किस पे हो गई, सार्डिनिया पिडमोंट, जिसका रूलर था किंग विक्टर इमैनुअल II। ठीक है, अब सारी जिम्मेदारी इन पे पड़ गई, क्योंकि उन्होंने 2 अपराइजिंग की थी जोसेपी मैज़िनी ने, ठीक है, एक थी 1831 में, दूसरी की थी 1848 में। तो ये क्या हो गई, उनकी जो अपराइजिंग थी फेलियर हो गई। ठीक है, अब जो मेंटल था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसके कंधों पे पड़ गई, जो किंग विक्टर इमैनुअल II हैं उन पे। ठीक है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर। क्लियर? सो इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। ओके, सो नेक्स्ट इज चीफ मिनिस्टर केवर। अब केवर की बारी आती है, चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो चीफ मिनिस्टर केवर लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली। अब इन्होंने मूवमेंट लेड की जिससे जो रीजन है इटली के, उनको यूनिफाई किया जा सके। और कौन थे ये, ही वॉज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। ना तो वो रेवोल्यूशनरी थे, ना ही वो डेमोक्रेट थे, राइट? सो ये जो पिक्चर है ये केवर की है, चीफ मिनिस्टर केवर, राइट? तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे जैसे वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर थे इटालियन एलिट के, तो ये भाषा फ्रेंच बोलते थे। ठीक है, जितने इटालियन नहीं बोलते थे, इटली के रहने वाले थे। ठीक है, अब इटली को यूनिफिकेशन के लिए भी इन्होंने मूवमेंट लेड की, लेकिन भाषा कौन सी बोलते थे, फ्रेंच। ठीक है, सो थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस, तो इन्होंने फ्रेंच भाषा में तो बहुत अच्छे थे, तो फ्रांस के साथ ही इन्होंने डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया। ठीक है, तो आप देख रहे हो सार्डिनिया पिडमोंट जो है सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। ऑस्ट्रियन फोर्सेस का रूल कहाँ था, नॉर्थ में। ठीक है, तो नॉर्थ से रूल को हटा दिया। ठीक है,
तो उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट कर दिया कौन से साल? 1859. ओके, सो दिस अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर, ठीक है, दिस इज द पिक्चर ऑफ जोसेपी गैरिबाल्डी। उन्होंने तो नॉर्थ को, हम केवर की बात कर रहे थे, उन्होंने फ्रेंच भाषा बोली और वहीं एक अलायंस बना के फ्रेंच के साथ उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया, राइट। नॉर्थ को उसने बिल्कुल यूनिफाई कर दिया, राइट। अब नेक्स्ट है जोसेपी गैरिबाल्डी, ठीक है, दिस इज द पिक्चर एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ जोसेपी गैरिबाल्डी, राइट। सो इनका जो टाइम पीरियड है ये है 1807 to 82, ओके। सो ये जो है मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ इटालियन फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है। वो उनकी जो फैमिली थी वो कोस्टल ट्रेड के साथ एंगेज रहती थी और वो एक सेलर थे मर्चेंट नेवी में, राइट। सो 1833 में वो मैजिनी से मिले थे, जोसेपी मैजिनी से 1833 में मिले थे। तो उन्होंने ज्वाइन की थी यंग इटली मूवमेंट और पार्टिसिपेट किया था इन रिपब्लिकन, ये जो अपराइजिंग्स थी पीडमोंट में 1834 में। अभी हमने मैजिनी के बारे में पढ़ा था, वो 1831 1834 में देखा ना, दो अपराइजिंग्स जो उन्होंने जो भी की थी, ठीक है ना, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुए, 48, ठीक है ना, 1831 दूसरी 1848 थी। तो अब देखिए अपराइजिंग्स जो थी दे वर सप्रेस्ड। अपराइजिंग्स जो यहाँ पे हम देख रहे हैं गैरिबाल्डी के साथ, तो ये सप्रेस कर देंगी और गैरिबाल्डी जो थे उन्हें फ्ली करना पड़ गया साउथ अमेरिका, ठीक है। वहाँ वो रहे इन एग्जाइल, ठीक है, टिल 1848 तक वो वहाँ रहे। अब 1854 में उन्होंने विक्टर इमैनुअल जो सार्डिनिया पीडमोंट के किंग थे उनको सपोर्ट किया, ठीक है। क्योंकि अब देखो जब जोसेपी मैजिनी, हमने लास्ट में पढ़ा था, जोसेपी मैजिनी हार गए थे तो सारी जिम्मेदारी विक्टर इमैनुअल टू पे पड़ गई थी। किस लिए? इटालियन स्टेट्स को यूनिफाई करने के लिए। अब 1854 में जो ये आप देख रहे हैं जोसेपी गैरिबाल्डी, इन्होंने विक्टर इमैनुअल टू का सपोर्ट किया, राइट। तो इन 1860s में गैरिबाल्डी लेड द फेमस एक्सपीडिशन ऑफ थाउजेंड्स टू साउथ इटली की तरफ इन्होंने मूव किया, राइट। सो फ्रेश वॉलंटियर जो थे दे केप्ट ज्वाइनिंग थ्रू द कोर्स ऑफ कैंपेन टिल देयर नंबर्स ग्रू टू अबाउट 30,000। 1000 की सेना जो है और उनकी जो नंबर है ये 30,000 तक हो गए थे। सो दे वर पॉपुलरली नोन एज रेड शर्ट। आप देख रहे होंगे पिक्चर में इन्होंने रेड शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। सो इन 1867 गैरिबाल्डी जो थे उन्होंने लेड की एक आर्मी ऑफ वॉलंटियर टू रोम जो सेंटर था, ठीक है, टू फाइट द लास्ट ऑब्स्टेकल टू यूनिफिकेशन ऑफ इटली। पैपल स्टेट जो सेंटर में जहाँ पे पोप थे, ठीक है ना, सेंटर वॉज रूल्ड बाय पोप। सो वेयर अ फ्रेंच गार्रिसन वॉज स्टेशन, यहाँ पे फ्रांसीसी सैनिकों की टुकड़ी ऑलरेडी स्टेशन थी, तैनात थी। तो रेड शर्ट प्रूव टू बी नो मैच फॉर द कंबाइंड फ्रेंच एंड पैपल ट्रूप्स। तो कोई मैच नहीं था। तो इट वॉज ओनली इन 1870s, ठीक है, जब ड्यूरिंग द वॉर विद प्रशा, जब प्रशा के साथ वॉर हो रहा था तो फ्रांस विड्रू इट्स ट्रूप। तब पैपल स्टेट के साथ फ्रांस ने अपने ट्रूप जो थे वो विड्रू कर लिए थे, ठीक है, फ्रॉम द रोम, एंड दैट द पैपल स्टेट्स वर फाइनली जॉइन टू इटली। तो तब पैपल स्टेट जो हम सेंटर देख रहे हैं तब ये इटली के साथ ज्वाइन हुआ था, ओके। सो आपको पता होगा ये गैरिबाल्डी बिस्किट्स हैं, है ना, ओके। सो जोसेपी गैरिबाल्डी, राइट। अब देखिए ही जॉइन द फ्रे, उन्होंने भी इस फाइट को ज्वाइन किया, राइट। इन 1860s दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली, वो साउथ इटली की तरफ 1860s में साउथ इटली की तरफ उन्होंने मार्च किया, एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ठीक है, टू सिसिलीज के किंगडम पे, एंड विन द सपोर्ट ऑफ लोकल पेजेंट, और जो वहाँ के लोकल पेजेंट थे उनका सपोर्ट हासिल किया टू ड्रोव आउट द स्पेनिश रूलर, ठीक है, किसको हटाने के लिए? स्पेनिश रूलर्स को, ओके, जो हमने पढ़ा था बोर्बोन किंग्स ऑफ स्पेन, राइट, उन रूलर्स को साउथ से हटाया। तो इस तरह से हमने देखा नॉर्थ फ्री हुआ, सेंटर फ्री हुआ, अब साउथ भी फ्री हो गया, राइट, ओके। सो यू कैन सी द पिक्चर हेयर
the map of Italy after unification. Okay. Now, in 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed the king of United Italy. ठीक है. फिर बाद में जब सब कुछ हम देख रहे हैं, जो ये रूलर्स थे इनको हटाया गया. ठीक है. अब इटली यूनिफाई हो चुका था, तो 1861 में विक्टर इमैनुअल II को, ठीक है, कहाँ का राजा घोषित किया गया? इटली का. ओके. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ विक्टर इमैनुअल II. इटली के राजा बने. कब बने? 1861 में. जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट के ही राजा थे. फिर बाद में आप देख रहे हो किस तरह से रेवोल्यूशन हुई इटली को यूनिफाई करने के लिए. ठीक है. और 1861 में पूरी इटली, यूनाइटेड इटली के राजा घोषित किए गए. ओके. सो दिस इज द पिक्चर, राइट. गैरिबाल्डी हेल्पिंग किंग विक्टर इमैनुअल II. ये हेल्प कर रहे हैं. अब इटली जो था पूरा आज़ाद हो गया था. ठीक है. जो फॉरेन रूलर्स थे, ठीक है, वहाँ से आज़ाद हो गया था. आप देख रहे हो दिस पिक्चर शोज गैरिबाल्डी हेल्पिंग किंग विक्टर इमैनुअल II ऑफ सार्डिनिया पिडमॉन्ट टू पुल ऑन द बोट नेम्ड इटली. ठीक है. ये इंग्लिश कैरिकेचर है आपका. 1859 में बना था, क्योंकि इटली जो है आपको एक बोट की, गम बोट की फॉर्म में नज़र आएगा. ठीक है. वर्ल्ड मैप में अगर हम देखते हैं तो इट जस्ट लाइक गम बोट. तो ये बोट को ऊपर पुल करने के लिए आप देख रहे हो ना, गैरिबाल्डी हेल्प कर रहे हैं विक्टर इमैनुअल II की. ओके. सो इटालियन पॉपुलेशन अमंग whom rates of illiteracy were high remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology. Right? So children, I think you understood today's topic. Okay? In the next topic, we'll read about the strange case of Britain and visualizing the nation. Till then, take care. Thank you.